जरा सोचो, एक दुनिया जहां लिखना नहीं है, एक दुनिया जहां शहर नहीं है, एक दुनिया जहां कानून नहीं है। यह दुनिया थी मेसोपोटामिया से पहले की। मेसोपोटामिया का मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। ये उपजाऊ जमीन टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच बसी थी। आज ये जगह इराक, कुवैत, टर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में आती है, लेकिन हजारों साल पहले यह सभ्यता का पालना थी। टिग्रिस और यूफ्रेटिस सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थे, ये जीवन रेखाएं थीं। ये खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और आने जाने का रास्ता देते थे। इस अनोखी जगह ने एक खास कहानी की शुरुआत की, मेसोपोटामिया का उदय और पतन। मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें नदियों के अचानक आने वाले बारज को कंट्रोल करना सीखना पड़ा। उन्हें जीने के लिए मिलकर काम करना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों ने नई खोज और हुनर को भी जन्म दिया। इस छोटी सी शुरुआत से मेसोपोटामिया फला फूला। इसने ऐसे साम्राज्य, आविष्कार और विचार दिए जिन्होंने दुनिया को आकार दिया। आओ इस प्राचीन भूमि का पता लगाएं और इसके राज खोलें। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां मेसोपोटामिया की जीवन रेखा थीं। इन्होंने इस क्षेत्र को खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी दी। लगभग 10,000 साल पहले कुछ असाधारण हुआ। मेसोपोटामिया के लोग खेती करने लगे। इस कृषि क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। शिकार करने और फल फूल इकट्ठा करने के बजाय लोग अब अपना खाना खुद उगा सकते थे। उन्होंने भेड़ और बकरियों जैसे जानवरों को पालतू बनाया। जीवन के इस नए तरीके ने लोगों को गांवों में एक साथ लाया। ये शुरुआती बस्तियां मेसोपोटामिया सभ्यता की नींव थीं। मेसोपोटामिया में खेती करना आसान नहीं था। नदियां जीवन का स्रोत होने के साथ साथ विनाश भी ला सकती थीं। बाढ़ हमेशा एक खतरा थी। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों ने बांध और नहरें बनाई। ये शुरुआती सिंचाई प्रणाली उनकी सफलता के लिए बहुत जरूरी थी। जैसे जैसे भूमि फली फूली, वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ी। गांव बड़े होते गए। लोग अलग अलग कामों में माहिर होने लगे। कुछ किसान बन गए, कुछ कुम्हार या बुनकर। इस विशेषज्ञता से व्यापार और नई तकनीकों का विकास हुआ। मेसोपोटामिया एक नए युग के कगार पर था। छोटे छोटे गांवों से कुछ बड़ा निकला शहर। उरुक, जो सबसे पहले मेसोपोटामिया के शहरों में से एक था, प्रमुखता से उभरा। यह व्यापार, धर्म और संस्कृति का केंद्र बन गया। लगभग 3500 ईसा पूर्व में पहिए के आविष्कार ने परिवहन और व्यापार में क्रांति ला दी। उरुक सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक नगर राज्य था। यह आसपास के खेत को नियंत्रित करता था और इसकी अपनी सरकार और सेना थी। नगर राज्यों की यह प्रणाली, प्रत्येक स्वतंत्र लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई, मेसोपोटामिया सभ्यता की एक खासियत बन गई। शहरों के उदय से सामाजिक संगठन के नए रूप सामने आए। एक पुरोहित वर्ग का उदय हुआ जो मंदिरों और अनुष्ठानों के लिए जिम्मेदार था। राजाओं और शासकों ने शक्ति प्राप्त की, जो अक्सर दैवीय अधिकार का दावा करते थे। इस काल में लेखन का भी विकास हुआ, एक क्रांतिकारी आविष्कार जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। मेसोपोटामिया के शहरों में जीवन जीवंत और विविध था। दूर दूर से सामान बेचने वाले व्यापारियों से बाजार गुलजार रहते थे। जटिल नक्काशी से सजे मंदिर आसमान की ओर उठते थे। सड़कें आवाजों, गंधों और नजारों का शोरगुल थीं। मेसोपोटामिया स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा था। चौथा भाग, सुमेर की विरासत, लेखन, कानून और नवाचार। दक्षिणी मेसोपोटामिया के निवासी सुमेरियों ने सभ्यता में अभूतपूर्व योगदान दिया। लगभग 3200 ईसा पूर्व उन्होंने क्यूनिफॉर्म विकसित किया, जो दुनिया की पहली झांत लेखन प्रणाली थी। इस आविष्कार ने सुमेरियों को अपने इतिहास, कानूनों और मान्यताओं को दर्ज करने की अनुमति दी। सबसे उल्लेखनीय सुमेरियन उपलब्धियों में से एक उर-नम्मू की संहिता थी। इसने प्रतिशोध और सामाजिक पदानुक्रम पर आधारित न्याय की एक प्रणाली स्थापित की। सुमेरियन की प्रतिभा लेखन और कानून से आगे बढ़ी। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति की। सुमेरियों ने सुंदर कला और साहित्य भी रचा। उनके महाकाव्य जैसे गिलगमेश का महाकाव्य वीरता, मृत्यु और मानवीय स्थिति की खोज करते हैं। पांचवां भाग, मेसोपोटामिया के साम्राज्य, अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन। मेसोपोटामिया की कहानी उभरते और गिरते साम्राज्यों की कहानी है। अक्कादियन ने अपने शासक सरगोन के अधीन पहला साम्राज्य बनाया। उन्होंने सुमेरियन शहर राज्यों को एकजुट किया। सदियों बाद बेबीलोनियन उभरे। राजा हम्मुराबी के अधीन उन्होंने एक नया साम्राज्य स्थापित किया। हम्मुराबी को उनकी कानून संहिता के लिए जाना जाता है।
असीरियन ने उत्तर में एक विशाल साम्राज्य बनाया। वे कुशल योद्धा और निर्दयी विजेता थे। असीरियन साम्राज्य मिस्र से फारस की खाड़ी तक फैला हुआ था। ये साम्राज्य शक्तिशाली थे, लेकिन अल्पकालिक थे। आंतरिक कलह और आक्रमणों के कारण उनका पतन हुआ। उत्थान और पतन का चक्र जारी रहा। छठा भाग, प्रकृति की चुनौतियां, बाढ़, सूखा और नमक। मेसोपोटामिया अपनी उपजाऊ भूमि के बावजूद निरंतर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करता था। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां जीवन का स्रोत होने के साथ साथ विनाश भी ला सकती थी। बाढ़ अगर ठीक से प्रबंधित न की जाए तो फसलों और शहरों को तबाह कर सकती है। सूखा एक और निरंतर खतरा था। कम वर्षा की अवधि अकाल और सामाजिक अशांति का कारण बन सकती है। मेसोपोटामिया के लोगों ने इन जोखिमों को कम करने के लिए सिंचाई प्रणाली विकसित की, लेकिन वे हमेशा सफल नहीं रहे। एक और गंभीर समस्या मिट्टी का लवणीकरण था। सदियों से सिंचाई के कारण खेत में नमक का निर्माण हुआ। इससे भूमि कम उपजाऊ हो गई, जिससे कृषि उत्पादन कम हो गया और संसाधनों पर दबाव पड़ा। ये पर्यावरणीय चुनौतियां हालांकि दुर्गम नहीं थीं, समय के साथ मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को कमजोर करती गईं। उन्होंने भूमि को आक्रमणकारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया और आंतरिक संघर्ष में योगदान दिया। प्रकृति ने एक तरह से मेसोपोटामिया की शक्ति के उतार चढ़ाव में भूमिका निभाई। सातवां भाग, साम्राज्यों का पतन, आंतरिक कलह और बाहरी दबाव। मेसोपोटामिया के साम्राज्य हालांकि शक्तिशाली थे, पतन से अछूते नहीं थे। आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष ने उन्हें कमजोर कर दिया। विद्रोह और गृहयुद्ध से स्थिरता बाधित हुई। बाहरी दबाव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हित्ती, कस्सी और फारसी साम्राज्य ने आक्रमण किए। इन आक्रमणों से मेसोपोटामिया का पतन हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य का उदय हुआ। कुसरू महान ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की। फारसी ने मेसोपोटामिया को अपने साम्राज्य में शामिल किया। बाद में सिकंदर महान ने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। यह हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत थी। मेसोपोटामिया की विरासत जीवित रही। मेसोपोटामिया की कहानी एक अनुस्मारक है कि सबसे शक्तिशाली सभ्यताएं भी शाश्वत नहीं हैं। यह हमें इतिहास के चक्रीय स्वरूप और मानवीय प्रतिभा की स्थायी विरासत के बारे में सिखाती है।